नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों करते हैं यूपी ट्रिपल एससी की सभी परीक्षाओं के लिए आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न है आपके सामने, इनमें से कौन सा ई कॉमर्स कंपनी नहीं है। दोस्तों आपको बता दूं, ई कॉमर्स कंपनी का मतलब होता है जो कंपनियां इंटरनेट के माध्यम से अपना व्यापार करती हैं उन्हें बोलते हैं ई कॉमर्स कंपनी। तो ये कह रहा है कौन सी ई कॉमर्स कंपनी नहीं है, तो आपका जो आंसर इसमें होगा दोस्तों वो हो जाएगा यही .com। ठीक है, बाकी अमेजन, ईबे, फ्लिपकार्ट ये तीनों ही ई कॉमर्स कंपनी हैं। और आपको बता दूं ई कॉमर्स कंपनी को हम ई वाणिज्य भी कहते हैं दोस्तों, है ना। ई वाणिज्य भी हम कहते हैं ई कॉमर्स कंपनी को। तो आपका जो है यही .com, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। दोस्तों नेक्स्ट है आपके सामने, इनमें से कौन सा असंगत युग्म है वो आपको पहचानना है। देखिए प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक जो हैं वो जोहन गुटनबर्ग हैं, बिल्कुल सही बात है। बैक्टीरिया के जो आविष्कारक हैं वो है एंटोनी, है ना, ये भी सही बात है। या इनको शॉर्ट में कहते हैं हम A.V. ल्यूवेनहॉक। ठीक है दोस्तों, तीसरा है ऑक्सीजन के जो आविष्कारक हैं वो है एंटोनी लेवोजियर, ये भी आपका सही है। लेकिन दोस्तों चौथा जो है आपका हाइड्रोजन के जो आविष्कारक हैं वो ब्लेज पास्कल नहीं है, बल्कि हाइड्रोजन के आविष्कारक हैं कैवेंडिश। ठीक है दोस्तों, जो हाइड्रोजन के आविष्कारक हैं वो कैवेंडिश हैं। और आपको बता दूं हाइड्रोजन जो है आवर्त सारणी का पहला तत्व है। ठीक है, तो आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि ये गलत है, असंगत है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कानून सिद्धांत सही तरीके से मेल नहीं खाता। ठीक है, देखिए पहला है ओवोगाद्रो का कानून, एक ही तापमान और दबाव में सभी गैसों की बराबर मात्रा में अणुओं की संख्या समान रहती है। देखिए सही बात है, ये सही मेल खा रहा है। नेक्स्ट है बॉयल का नियम। बॉयल का नियम क्या है आपको दोस्तों बता दूं, बॉयल का जो नियम होता है ना वो स्थिर ताप पर होता है। ठीक है ना, इसमें ताप स्थिर होता है, तो स्थिर ताप पर गैसों में दबाव और मात्रा के बीच संबंध है, ये भी सही है। तीसरा आपके सामने है संक्रम सिद्धांत, व्यक्ति से व्यक्ति में संचारित होने वाली जीवित एजेंट के कारण होने वाली संक्रामक बीमारियां। ठीक है, यह भी आपका सही है। दोस्तों आपका चौथा जो दिया है हुंड का नियम, यह गलत है। हुंड का नियम क्या होता है? हुंड का नियम दोस्तों होता है कि पहले सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, उसके बाद वे युग्मित होते हैं। ठीक है, यानी कि आप देख सकते हैं ये आपके सामने बहुत सारे कक्षक हैं। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, हुंड के नियम के अनुसार पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद वे जोड़े बनते हैं उनके, तो इसे हम बोलते हैं हुंड का नियम। तो इसमें जो है हुंड का नियम गलत दिया हुआ है, इसमें दिया है परमाणु में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा स्तर पर नहीं रह सकते, ये गलत है। हुंड का नियम जो है ये सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आईने अकबरी किसने लिखा? देखिए आईने अकबरी के रचनाकार थे अबुल फजल, और आपको बता दूं अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना भी की थी। ठीक है, आईने अकबरी और अकबरनामा ये लिखे दोनों अबुल फजल ने, और दोस्तों अकबरनामा का ही एक भाग है आईने अकबरी। दोस्तों इसमें एक और बात महत्वपूर्ण है कि फैजी, बीरबल, अबुल फजल और मुल्ला दो प्याजा ये सभी के सभी अकबर के नौरत्न थे, यानी कि जो अकबर के प्रमुख नौरत्न थे ना वो सभी यही थे, नौरत्न। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, इनमें से असंगत युग्म की आपको पहचान करनी है। देखिए ये रचना है, ये किताब का नाम है दोस्तों आशा और इतिहास के बीच। इस किताब के राइटर हैं बिल क्लिंटन, सही बात है। पक्षी और जानवर, इसके लेखक हैं मार्क ट्वेन, सही बात है। ब्लैक होल और बेबी यूनिवर्सिटी, इसके लेखक हैं स्टीफन हॉकिंग, सही बात है। लेकिन दोस्तों ब्रोकन विंग जो है ये इंदिरा गांधी की पुस्तक नहीं है, ये पुस्तक है सरोजनी नायडू की। ठीक है दोस्तों, ये पुस्तक है सरोजनी नायडू की, आपको याद रखना है। और बाकी दोस्तों आपको ये सब भी याद रखने हैं। ठीक है, ये भी और ये आपको याद करते हुए चलना है। दोस्तों आपको बता दूं सरोजनी नायडू कुछ और पुस्तक भी हैं जिनके नाम आपको बता रहा हूं मैं। एक तो ब्रोकन विंग, ठीक है, ब्रोकन विंग ये पुस्तक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया एग्जाम में। ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक भी सरोजनी नायडू की है। और एक आपकी पुस्तक है सॉन्ग्स ऑफ इंडिया,
सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, ये पुस्तक भी सरोजिनी नायडू की है। ठीक है, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, ब्रोकन विंग और आपका गोल्डन थ्रेशहोल्ड, गोल्डन थ्रेशहोल्ड, ये पुस्तक भी आपकी सरोजिनी नायडू की है। ठीक है दोस्तों, और आपको बता दूं ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वीडियो की परीक्षा हो, चाहे किसी भी यूपी ट्रिपल एससी कोई भी एग्जाम हो। दोस्तों आगे चलते हैं। कंप्यूटर में पिंग कमांड का मतलब क्या होता है? देखिए, पिंग कमांड का मतलब होता है किसी कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करना। सीधा आपको याद रख लेना है, पिंग कमांड का मतलब होता है कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करना। तो इसका आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। दोस्तों नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस ऐसी है जिसका उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? दोस्तों आपको बता दूं सबसे पहले इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं। देखिए, आप चाहे तो इसका नोट्स बना सकते हैं अलग से। देखिए, इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं? आपका माउस, ठीक है, माउस, स्कैनर, कीबोर्ड और आपका लेजर गन, लेजर गन। दोस्तों एक आपका होता है MICR, MICR, एक होता है आपका OCR और एक आपका होता है OMR और एक आपका दोस्तों होता है टच स्क्रीन। ठीक है ना, टच स्क्रीन। और दोस्तों एक आपका होता है लाइट पेन, ठीक है, लाइट पेन। और एक आपका होता है जॉयस्टिक। ठीक है, ये सभी आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं। दोस्तों इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में अंतर क्या होता है? इनपुट डिवाइस और आउटपुट में दोस्तों मुख्य अंतर यह होता है कि इनपुट डिवाइस से तो कमांड दी जाती है और आउटपुट पर दी हुई कमांड प्रदर्शित होती है, यानी कि दिखाई देती है। दोस्तों आउटपुट की बात आई है तो आउटपुट डिवाइस आपके सामने कुछ बता रहा हूं मैं, ये आप नोट कर लेना। आउटपुट डिवाइस मुख्य रूप से कौन कौन सी होती हैं? एक तो होता है आपका प्रिंटर, ठीक है, एक आपका प्रिंटर होता है, एक मॉनिटर होता है, ये भी आपका आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर, मॉनिटर। एक दोस्तों होता है प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर। एक दोस्तों होता है प्लॉटर, प्लॉटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, प्रिंटर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर। और एक आपका दोस्तों होता है स्कैनर, स्कैनर भी आपकी बहुत महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस है। दोस्तों अब आते हैं इस प्रश्न पर। देखिए ये कह रहा है इनमें से किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में होता है? तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्टिकल मार्क पहचान, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। जब आप परीक्षा देने जाते हो OMR सीट पर, तो OMR सीट को जिस मशीन के द्वारा चेक किया जाता है उसी को हम ऑप्टिकल मार्क पहचान कहते हैं और ये आपकी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। दोस्तों आगे से बात कर लेते हैं कि बार कोड रीडर, ये भी आपकी इनपुट डिवाइस है दोस्तों, बार कोड रीडर। टच पैड भी आपकी इनपुट डिवाइस है दोस्तों, ठीक है, और ये भी आपकी इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। दोस्तों अगली है मैग्नेटिक इंक करेक्टर पहचान, इसको बोलते हैं MICR। आपको मैंने बता दिया ये भी आपकी इनपुट डिवाइस है, MICR। ठीक है, तो ये सभी आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं। दोस्तों नेक्स्ट है आपके सामने, प्रिंट के दौरान प्रभाव वाले प्रिंटर पेपर को स्पर्श नहीं करते, वे कागज पर प्रतीकों को छापने के लिए रासायनिक गर्मी या विद्युत संकेतों का प्रयोग करते हैं। इनमें से कौन सा गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं है? दोस्तों आपको बता दूं, देखिए इस प्रश्न का आप जवाब तभी दे पाओगे जब आप प्रिंटर के बारे में आपको जानकारी पूरी होगी। देखिए प्रिंटर, देखिए प्रिंटर आपके दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक तो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर। दोस्तों इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जो प्रिंटर कागज के साथ टच होकर प्रिंट निकालते हैं। ठीक है, दूसरा आपका होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। दोस्तों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वे होते हैं जो बिना कागज के टच में आए प्रिंट निकालते हैं। ठीक है, अब इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका होता है करेक्टर प्रिंटर, ये आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। दूसरा होता है लाइन प्रिंटर, ये भी आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। और दोस्तों तीसरा होता है आपका DMP, DMP को बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये भी आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ठीक है दोस्तों, अब आपके सामने बता रहा हूं मैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण। नॉन इम्पैक्ट कौन कौन से होते हैं? देखिए नॉन इम्पैक्ट के आपके उदाहरण है थर्मल, थर्मल आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। एक आपका होता है डेस्क जेट, डेस्क जेट। दोस्तों एक आपका होता है इंक जेट,
इंकजेट भी आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, और एक आपका होता है लेज़र। ये सभी आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, मतलब जो बिना कागज़ के टच में आए प्रिंट निकालते हैं, बिना कागज़ को स्पर्श करे प्रिंट निकाल देते हैं। ठीक है, अब आप इतना पढ़ने के बाद इस सवाल का आंसर दे सकते हो अपने आप ही। ये कह रहा है इनमें से कौन सा गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं है। दोस्तों गैर प्रभाव का मतलब होता है नॉन इम्पैक्ट, है ना। तो कौन सा नॉन इम्पैक्ट नहीं है, यानी कि इम्पैक्ट है भाई। जो नॉन इम्पैक्ट नहीं होगा इसका मतलब वो इम्पैक्ट होगा। तो इम्पैक्ट कौन सा है, अभी आपको मैंने बताया था डीएमपी, यानी कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो इसका आंसर होगा आपका डीएमपी। दोस्तों आपको एक बात और बता दूं, जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा शोर भी करता है। ठीक है, एग्जाम में ये सवाल कई बार पूछा गया है कि इनमें से कौन सा प्रिंटर अधिक शोर करता है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यानी कि डीएमपी ये बहुत ज़्यादा शोर करता है, और ये एक प्रकार का गैर प्रभाव यानी कि नॉन मैट्रिक्स प्रिंटर नहीं है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। ठीक है, ये आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो आपका हो जाएगा ए आंसर इसका। दोस्तों नेक्स्ट है आपके सामने, निम्न में से कौन सा उपकरण किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेज या प्राप्त कर सकता है। देखिए कौन सा ऐसा इनमें से उपकरण है जो टेलीफोन लाइन के माध्यम से चित्र भेजता है या टेक्स्ट भेजता है या प्राप्त कर सकता है। दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा फैक्स मशीन। ठीक है, फैक्स मशीन जो होता है वो टेलीफोन लाइन से कनेक्ट रहता है, और आपका टेक्स्ट भी भेज सकता है, और आपका जो है प्रिंट किसी का पिक्चर भी भेज सकता है। दोस्तों इसके बारे में कुछ और पढ़ लेते हैं। देखिए आपका जो फैक्स मशीन होता है इसको बोलते हैं फैक्स, FAX, और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है दोस्तों फार अवे जेरोक्स। इसको बोलते हैं फार अवे जेरोक्स। ठीक है दोस्तों, एक बात इसकी और बहुत इंपॉर्टेंट है कि फैक्स मशीन जो होती है ये आपकी इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। ये आपको याद रखना है, ये इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती है। ठीक है दोस्तों, एक बात और है, जो आपकी साउंड कोड है ये भी आपकी इनपुट भी है और आउटपुट डिवाइस भी है, इनपुट भी है और आउटपुट भी है। ठीक है, और रही बात इसकी, ये आपको मैंने बताया था अभी कि प्लॉटर जो होती है ये आउटपुट डिवाइस होती है। दोस्तों ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आता है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो आपका प्लॉटर जो होगा वो आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, और मॉनिटर भी आपका जो है आउटपुट का ही उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इसमें एक चीज और आती है कि कौन कौन सी डिवाइस इनपुट भी है और कौन कौन सी आउटपुट दोनों है। ठीक है, कौन सी डिवाइस इनपुट भी है और आउटपुट भी है, तो आपको याद रखनी है। एक तो मोडेम, दोस्तों मोडेम को बोलते हैं MODEM, इसको बोलते हैं मोडेम। ठीक है, और इसको जो इसका मतलब होता है वो होता है मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर। ठीक है, तो मोडेम एक आपका होती है फैक्स, और एक आपका होता है आपका साउंड कोड, है ना, साउंड कोड। ठीक है, और एक आपका दोस्तों होता है हेडसेट। ये चार आपकी इनपुट भी हैं आउटपुट भी हैं, आपको याद कर लेना है। मॉडेम, फैक्स, साउंड कोड और हेडसेट, ये आपकी इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइसेस हैं। ठीक है, फिर भी कुछ समस्या आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। दोस्तों नेक्स्ट है आपके सामने, इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है। देखिए विश्वनाथ का मंदिर जो है आपका वाराणसी में है। ठीक है दोस्तों, और आपका 80 घाट भी कहां पर है, ये भी आपका वाराणसी में है। ये किला आपका आगरा में है। ठीक है, आप जानते हैं। तो ये तीनों चीज जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश में है, लेकिन विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो आपका कलकत्ता में है। ठीक है दोस्तों, विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में एक बात और आपको बता दूं, इसकी स्थापना जो हुई थी ये हुई थी महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया के जब शासनकाल को 25 साल पूरे हो गए थे इनके शासनकाल को, तब विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण करवाया गया था कलकत्ता में। ठीक है, और ये जो है ये बना हुआ है सफ़ेद रंग के संगमरमर का। ये आपको याद रखना है, ये बना हुआ है सफ़ेद रंग के संगमरमर का। ठीक है, तो बाकी तीनों आपकी यूपी के अंदर हैं और ये आपका यूपी से बाहर है, यानी कि कलकत्ता पश्चिम बंगाल में। दोस्तों नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आता है ये, इस दोस्तों इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। देखिए धातु की कला के जो प्रसिद्ध होता है वो है आपका उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद।
ठीक है, जिसको हम पीतल का नगर भी कहते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा पीतल के बर्तन होते हैं या बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ लेते हैं इसमें लखनऊ। देखिए लखनऊ जो प्रसिद्ध है वो है चिकनकारी के लिए। ठीक है, चिकनकारी और जरी जरदोजी, जरी जरदोजी। ठीक है, लखनऊ फेमस है आपका चिकनकारी के लिए और जरी जरदोजी के लिए। और वाराणसी आपका फेमस है किस चीज के लिए दोस्तों? एक तो हथकरघा उद्योग के लिए, हथकर, देखिए ये आपका है हथकरघा, हथकरघा उद्योग के लिए, और एक आपका लकड़ी के खिलौनों के लिए, लकड़ी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध दोस्तों। और एक आपका वाराणसी प्रसिद्ध है आपका बनारसी सिल्क साड़ियों के लिए, बनारसी सिल्क साड़ियों के लिए। ठीक है दोस्तों, और इसमें आपका आता है खुर्जा। देखिए खुर्जा आपका प्रसिद्ध है किसके लिए? खुर्जा आपका फेमस है चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए। ठीक है ना, चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मुरादाबाद, यानी कि सी। दोस्तों नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी कुल कितनी थी? ठीक है दोस्तों, इसमें आपको आंसर दिया हुआ है हर जगह मिलियन में। तो देखिए आपको बता दूं, जो 2011 की जनगणना हुई थी इसके आधार पर यूपी की जो कुल आबादी थी वो थी 19,98,00,000। तो आप एवरेज मान सकते हैं लगभग कितना? 20 करोड़। ठीक है, अब आपको 20 करोड़ को बदलना है मिलियन में। देखिए कैसे बदलोगे आप? देखिए सीधी सीधी बात है, आपका 10 मिलियन, सॉरी इसमें आपका लेते होते हैं 1 मिलियन। 1 मिलियन में आपका होता है 10 लाख। ठीक है, 10 से कर दो मल्टीप्लाई, तो 10 मिलियन में कितना हो गया आपका? 100 लाख। 100 लाख का मतलब हो गया 1 करोड़। तो 10 मिलियन में 1 करोड़, फिर आप दोबारा से मल्टीप्लाई कर दो 20 की दोनों तरफ, यहाँ 20 की और यहाँ 20 की, तो आपका 20 मिलियन में हो गया आपका कितना? सॉरी 20 दाम 200, 200 मिलियन में आपका होगा कितना? 20 करोड़। ठीक है, तो आपका 200 मिलियन बराबर बैठता है 20 करोड़ के। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी कि 200 मिलियन। दोस्तों आपको बता दूं एक बात और, 2011 की जनगणना जो हुई थी उत्तर प्रदेश की, उसके आधार पर जो यूपी की साक्षरता है वो कितनी है? दोस्तों यूपी की जो लिटरेसी है वो आपकी है कुल मिलाकर 67%, जिसमें पुरुष साक्षरता है 77% और महिला साक्षरता है 57%। दोस्तों यहां से आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि आबादी के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। दोस्तों एक और क्वेश्चन ऐसे बनता है ये कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? दोस्तों ये है आपका 16.5%। ठीक है दोस्तों, आपको बता दूं एक बात और, यूपी का जनसंख्या घनत्व कितना है? देखिए यूपी का आपका जनघनत्व कितना है? वो आपका है 829 जनघनत्व है। लिंगानुपात कितना है दोस्तों? 912 है। और शिशु लिंगानुपात कितना है दोस्तों? 902 है। ये तीनों क्वेश्चन आपके कवर हो गए एक साथ। जनघनत्व कितना है? 829, लिंगानुपात 912 और शिशु लिंगानुपात 902। दोस्तों यहां से आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है पूरे भारत में? देखिए इसका आपका आंसर हो जाएगा चौथा स्थान है। मतलब पहला आपका राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश। ठीक है, तो आपका जो पहला हो गया क्षेत्रफल में राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, और फिर आपका हो गया महाराष्ट्र, और फिर उत्तर प्रदेश। जो क्षेत्रफल में यूपी का स्थान भारत में चौथा है, और पहला कौन सा है? राजस्थान। दोस्तों आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की किस लोक नृत्य के बारे में बात की जा रही है? यह संतुलन का एक कठिन कार्य है जहां पर्दे में एक महिला नर्तक लकड़ी की पिरामिड मंच पर 108 तेल के लैंप को अपने सिर पर रखकर प्रदर्शन करती है। गीत मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पैदा हुए भगवान कृष्ण की प्रशंसा और सम्मान के लिए लिखे गए हैं। दोस्तों ये कौन सा नृत्य है आपको ये बताना है। दोस्तों ये आपका इसे बोलते हैं चरकुला नृत्य, यानी कि ए। और आपको बता दूं ये जो नृत्य आपका है ये ब्रजभूमि का नृत्य है दोस्तों, ब्रजभूमि का।
आपको ये भी याद रखना है कि ब्रज भूमि का इनमें से कौन सा नृत्य है, वो आपका चरकुला। देखिए ये जो नृत्य है आपका ख्याल नृत्य है, ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र का है, ठीक है ना। ख्याल जो है आपका है बुंदेलखंड क्षेत्र का नृत्य है। और रासलीला और रामलीला ये भी आपके ब्रज क्षेत्र के नृत्य हैं। किसके? ब्रज क्षेत्र के, ठीक है। तो इसका आपका आंसर हो गया ए। दोस्तों नेक्स्ट है आपके सामने, इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है? देखिए एफसीआई का मतलब होता है आपका फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये जो है यूपी में इसमें जो है उत्तर प्रदेश के अंदर अनाज भंडारण होता है, ठीक है। देखिए एसडब्ल्यूसी का मतलब होता है स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, यानी कि राज्य भंडारण निगम। तो ये भी अनाज भंडारण संबंधित है। दोस्तों चौथी आपकी होती है सीडब्ल्यूसी, और सीडब्ल्यूसी का मतलब होता है सेंटर वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, यानी कि केंद्रीय भंडारण निगम। ये भी अनाज भंडारण में शामिल है। लेकिन दोस्तों एफडीआई जो है ना, ये उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण नहीं करती, क्योंकि एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये जो है उत्तर प्रदेश के अंदर अनाज भंडार संबंधित नहीं है। इसका संबंध है विदेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को दोस्तों बोलते हैं हिंदी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। दोस्तों नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। मतलब इसका ऑप्शन है आपका बी आंसर है, ठीक है। दोस्तों आपको एक बात और बता दूं, उत्तर प्रदेश के अंदर रबी की फसल भी बोई जाती है, खरीफ की फसल भी बोई जाती है और जायद फसल भी बोई जाती है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। रबी की फसल की बात करूं कि रबी की फसल कौन कौन सी होती हैं, देखिए गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई और मसूर, ये सभी आपकी रबी की फसल हैं। दोस्तों बात करता हूं खरीफ की फसल की, कि खरीफ फसल कौन कौन सी होती हैं। तो खरीफ फसल आपके सामने ये हैं, चावल, मक्का, ठीक है, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंगफली, सोयाबीन, तिल, ये आपकी खरीफ की फसल होती हैं, ठीक है। दोस्तों अब बात करता हूँ जायद फसल की। तो जायद फसल कौन कौन सी होती है दोस्तों? आपकी जायद फसलें होती हैं आपकी खरबूजा, है ना, खरबूजा, तरबूजा, खीरा, है ना, और ककड़ी और कासी फल, ये आपकी होती है जायद फसल। दोस्तों आपको बता दूं, जायद फसल जो होती है ना, जो जायद होती हैं, ये आपकी गर्मी के मौसम में बोई जाती हैं, यानी कि मार्च और अप्रैल में इन फसलों को बोया जाता है और जून जुलाई में ये फसलें काट ली जाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गए आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने काम की ऐसी ही धांसू वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हर वीडियो का तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।